हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 10 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर P बिंदु दिया है जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है 2 वेक्टर A प्लस में वेक्टर B, और Q बिंदु दिया हुआ है जिसका स्थिति सदिश यहाँ पे दिया है वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को एक बिंदु R जो है बाह्य रूप से विभाजित करता है 1:2 में। तो बिंदु R आपका इधर होगा, बिंदु R आपका इधर हो जाएगा, जो क्या कर रहा है PQ को बाह्य रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। थोड़ा आप इसको फिगर को समझ लीजिए। बाह्य रूप से जब विभाजित कर रहा है तो हमने R बिंदु यहाँ पे लिया है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना कि P से R का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस का अनुपात 1:2 का, यानी कि यहाँ से यहाँ ये 1 भाग हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 2 भाग हो जाएगा, तभी ना 1:2 में बाह्य रूप से विभाजित करेगा। चलिए, तो हमें पहले कह रहा है कि R का स्थिति सदिश क्या होगा। R का स्थिति सदिश क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं कि माना R का स्थिति सदिश वेक्टर R है। ठीक है, वेक्टर R है। ये कैसे निकलेगा, तो वेक्टर R इक्वल टू में हो जाएगा, देख रहे हैं ना 1:2 के अनुपात बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 में वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस 2 में 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B और y में 1 माइनस 2। ये ना हो जाएगा R का स्थिति सदिश निकालने के लिए। तो वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B माइनस 4 वेक्टर A माइनस का 2 वेक्टर B, y में नीचे माइनस का 1 हो गया। तो वेक्टर R इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3 वेक्टर A और माइनस का 5 वेक्टर B, y में माइनस होने माइनस ऊपर लग जाएगा, तो वेक्टर R इक्वल टू में हो जाएगा 3 वेक्टर A प्लस में 5 वेक्टर B हो जाएगा। अच्छा, यह दिखाना है कि ये जो P है किसका, RQ का मध्य बिंदु है। तो हम लोग यहाँ पर देखें RQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, निर्देशांक नहीं स्थिति सदिश वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा RQ का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर R का जो स्थिति सदिश आया है उसको और वेक्टर Q का जो स्थिति सदिश है उसको ऐड करके जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 3 वेक्टर A प्लस का 5 वेक्टर B प्लस वेक्टर A माइनस का 3 वेक्टर B और y में आपका 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 वेक्टर A प्लस का 2 वेक्टर B, y में 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B और y में 2, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आया है 2 वेक्टर A प्लस B, ये बिंदु P का ही ना स्थिति सदिश है, बिंदु P का स्थिति सदिश है, बिंदु P का स्थिति सदिश है। तो आ गया, इसका मतलब यही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि P RQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे हमने साबित करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ABCD। इसकी संलग्न भुजाएं मान लो ये AB ये दिया है 2i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप, और ये AD जो दिया हुआ है यह है i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो अगर हम लोग इस विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण AC क्या हो जाएगा, तो ये आपका इन दोनों के सम के इक्वल होगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पर वेक्टर ए बी इक्वल टू में दिया है 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, और वेक्टर ए डी इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो अगर हमें वेक्टर ए सी निकालना होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए बी और ए डी के सम के इक्वल होता है। हम लोग पढ़े हैं ना जी समांतर चतुर्भुज के योग के नियम में विकर्ण वाला, है ना। समांतर चतुर्भुज है इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण नियम कह सकते हैं, यह इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो वेक्टर ए सी क्या यहाँ से निकल के आएगा, तो 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस में i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। यहाँ पे वेक्टर ए सी इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना जी, इसके विकर्ण के समांतर सदिश। तो यहाँ पे ए सी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़ के 49 आ जाएगा, √49 यानी कि 7 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि विकर्ण वेक्टर ए सी के समांतर मात्रक सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इंटू में वेक्टर ए सी, यानी कि 1/7 और इंटू में 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या करते हैं, ये दो संलग्न इसकी जो भुजाएं दी है इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यही ना होता है। तो चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी की वैल्यू की बात करें, यहाँ देखेंगे i कैप j कैप k कैप 2 -4 5 1 -2 -3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। i कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट -4 5 -2 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का j कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, आ जाएगा 2 5 1 -3। k कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस का 4 1 माइनस का 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 12 प्लस का 10 हो जाएगा ना जी। चलिए i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा आपका -6 -5 j कैप। अच्छा, फिर प्लस यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 4 k कैप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ 22 i कैप प्लस हो जाएगा 11 j कैप, k कैप वाला तो टर्म है हट ही गया, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो ये क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड, यानी हो जाएगा √22 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 484 और 11 का स्क्वायर 121, दोनों को जोड़ते हैं, देखो 50605 तो इसे चाहें तो अब हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11 गुना 5, पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा। जैसे क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका 11√5 वर्ग इकाई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि OX OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् को जाए 1/√3 1/√3 1/√3 है। तो मैं यहाँ पे माना तो कि माना एक सदिश OX OY तथा OZ अक्षों के साथ अल्फा कोण
बनाता है। प्रत्येक के साथ क्या बनाता है? अल्फा कोण। इसलिए उस सदिश की दिक् हो जाए क्या हो जाएंगी? सदिश की दिक् कोज्याएं कॉस अल्फा और कॉस अल्फा होंगी। ये ना होंगी जी दिक् हो जाए। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि जो एल एम एन का ये एल है एम है एन है, इनके स्क्वायर का सम जो होता है ना वह 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 ये जाएगा भाग में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 यानी कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/√3। इसका मतलब 1/√3 आया तो OX और कॉस अल्फा जो है हर एक के लिए कॉस अल्फा है यानी 1/√3 आ जाएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि OX OY तथा OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोज्याएं 1/√3 है। समझ गए? यही ना मैं दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एक ऐसे सदिश डी ज्ञात कीजिए। ये तीन सदिश दिए गए हैं और कह रहा है कि एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है और सी और डी का डॉट प्रोडक्ट जो है 15 है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये वेक्टर डी है ना इसको हम लोग कुछ दे देते हैं इस तरह से। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसको x i कैप, y j कैप, z k कैप। ठीक है। अच्छा वेक्टर डी जो है वेक्टर ए बी सी जो है इन सबको भी लिख लेते हैं। वेक्टर ए है आपका i प्लस में 4j कैप प्लस का 2k कैप। वेक्टर बी जो है आपके पास है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 7k कैप। और वेक्टर सी जो है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 4k कैप। ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या कर रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी पे डी लंब है ना। चूंकि हमारे पास क्या रहा है कि वेक्टर डी लंब है वेक्टर ए पर, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना जी। चलिए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका x प्लस 4y प्लस का 2z इक्वल टू में 0। फर्स्ट इक्वेशन। वेक्टर डी वेक्टर बी पर भी लंब है तो इसलिए वेक्टर डी और बी का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट इनका देखते हैं डी और बी का। तो वेक्टर डी ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, तो हो जाएगा 3x माइनस का 2y और प्लस का 7z इक्वल टू में 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं ना हमारे पास दिया हुआ है कि वेक्टर सी और डी का डॉट प्रोडक्ट जो है 15 है। सी और डी ये रहे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस का y प्लस का 4z इक्वल टू में 15। ये आपका क्या है? इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इन तीनों से सॉल्व करने वाले हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं x y z तीनों निकालेंगे यहाँ से। चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 और 3 से देखते हैं। समीकरण 1 तथा 3 से ध्यान से देखिए कैसे 1 तथा 3 से हम लोग क्यों देख रहे हैं। हम लोग देखिए समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और समीकरण 3 में 1 से। तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस का 8y प्लस का 4z इक्वल टू में 0 और यहाँ यही रहेगा 2x माइनस y प्लस का 4z इक्वल टू में 15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 9y इक्वल टू में माइनस का 15 यानी y इक्वल टू में -15/9। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15
y का वैल्यू माइनस का 5/3 आ गया, समझे ना। तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू आप फर्स्ट और सेकंड वाले में रख दो या फिर सेकंड और थर्ड वाले में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर वहां से हमें x और z वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस में 4y प्लस का 2z इक्वल टू में 0। तो हमें y के जगह माइनस का 5/3 रखना, x प्लस 4 इंटू में माइनस का 5/3 प्लस 2z इक्वल टू में 0। यहाँ x प्लस 2z इक्वल टू में प्लस का 20/3 हो जाएगा। अच्छा, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है 3x माइनस 2y प्लस का 7z इक्वल टू में 0। तो 3x माइनस का 2 इंटू में 5/3 माइनस का 5/3 प्लस का 7z इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस का 7z इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 और y में 3। तो अब इन दोनों से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको समीकरण 4 मान लो और इसको 5 मान लो। इसमें काम करते हैं, इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 1 से, ताकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का 6z इक्वल टू में 20, और ये आपका यही रहेगा 3x प्लस का 7z इक्वल टू में माइनस का 10/3। चलिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का z इक्वल टू में 20 प्लस का 10/3 माइनस का z इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है, और प्लस में 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा z इक्वल टू में माइनस का 70/3 हो जाएगा, है ना। लिख देते हैं समीकरण 4 में z का मान रखने पर, तो क्या है, x प्लस 2z इक्वल टू में 20/3। तो x प्लस 2 इंटू में z के जगह पर माइनस का 70/3 इक्वल टू में 20/3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस x इक्वल टू में हो जाएगा 20/3, माइनस में है तो इधर आके प्लस का 140/3। एलसीएम ले लेते हैं और जोड़ देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 160/3 हो जाएगा। इसलिए वेक्टर d इक्वल टू में हो जाएगा 160/3 आई कैप, ठीक है, और फिर माइनस का y का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू ऊपर आया था हमें -5/3, माइनस का 5/3, तो माइनस का 5/3 j कैप, और फिर यहाँ पर z का वैल्यू आया है माइनस का 70/3 k कैप। तो यहाँ से सब में 1/3 है, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो 1/3 160 i कैप माइनस 5 j कैप और माइनस का 70 k कैप हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, सदिश, यहाँ पर एक सदिश दिया है, इसका इन सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल जो है 1 के बराबर है। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का योग करके इसका इकाई सदिश निकाल लेना होगा। देख रहे ना, मात्रक सदिश, इन दोनों के योग का मात्रक सदिश निकाल कर और इसके साथ इसका अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग पहले इन दोनों सदिशों का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ऐसे कि वेक्टर ए इक्वल टू में हमारे पास दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू में दिया हुआ है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप। वेक्टर सी इक्वल टू में दिया हुआ है लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। चलिए इन दोनों का योग क्या होगा पहले देखते हैं, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप प्लस का लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ, ठीक है। अच्छा इन दोनों, इसका इकाई सदिश क्या आ जाएगा, यहाँ
इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड में जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर बी तथा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इकाई सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके इकाई सदिश में इससे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या इसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो वेक्टर ए का वैल्यू आपका आई कैप जे कैप प्लस के कैप है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप है, और डॉट इसका तो ये रहा आपका यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप और बाई में रूट अंडर 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 प्लस लेमडा प्लस का 6 माइनस का 2 बाई में रूट अंडर देखो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 इंटू लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का 4 इक्वल टू में 1। आगे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ 2 से 2 हट जाएगा, आपका लेमडा प्लस 6 और नीचे रूट अंडर लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 4 लेमडा, ये देखो 36 और 40 44 हो जाएगा प्लस का 44 बराबर में 1। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44 रूट में है और इधर आ जाएगा लेमडा प्लस 6। वर्क कर देते हैं दोनों तरफ, चलिए देखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा और प्लस का 44 इक्वल टू में इधर हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलिए तो लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44 इक्वल टू में यहाँ देखिए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू में लेमडा इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर चला गया, 4 लेमडा से हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 44 इक्वल टू में हो जाएगा 12 लेमडा प्लस का 36। इसको इधर बेचते हैं, इसको इधर बेचते हैं, 4 लेमडा माइनस का 12 लेमडा इक्वल टू में 36 माइनस का 44, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 8 लेमडा, ठीक है, और इक्वल टू में इधर आ जाएगा कितना 2 और यहाँ माइनस कितना आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा ना, सॉरी 8 आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस में हटा देते डिवाइड में, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी एवं वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है, तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा हमारे पास दिया हुआ है कि ये तीनों का परिमाण समान है सदिश का और ये परस्पर लंबवत है, ये दिया है ना जी हमारे पास। चूंकि यहाँ दिया है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी परस्पर लंबवत है, तो जब परस्पर लंबवत है तो हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते, डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर नहीं होगा, अदिश घटक ही आएगा, अदिश ही आएगा राशि ना, जीरो ये ना होता, हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, चूंकि ये भी कह रहा है तथा कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी का परिमाण समान है, यानी कहने का मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल टू है वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के। हम लोग यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि माना सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिए गए
दिए गए सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कॉस अल्फा की तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए और इसके बीच का कोण बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए और डिवाइड में हो जाएगा आपका दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इनटू में यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऊपर देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे ना। चलिए देख लो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे ये इसमें इससे करेंगे तो जीरो, इसमें इससे करेंगे तो जीरो है। अच्छा, नीचे है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इनटू में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद एक से एक काट देंगे यहाँ पर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अच्छा, दूसरे के लिए देखते हैं, कॉस बीटा के लिए देख लेते हैं। तो कॉस बीटा के लिए हम लोग इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, इन दोनों के ना बीच का कोण यहाँ बन रहा है। चलिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट में वेक्टर बी और बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा और नीचे जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से ये कट जाएगा, एक बार बच जाएगा। तो बी के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ऊपर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बाई में हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको हटाकर हम लोग वेक्टर ए नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाई में वेक्टर ए का ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। चलिए, अब अगर हम लोग कॉस गामा की बात करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट में वेक्टर सी ले लेंगे और बाई में वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए ऊपर आ जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। एक बार इससे ये काट सकते हैं, तो ऊपर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बच जाएगा, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बच जाएगा तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा ना, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कह रहा था क्वेश्चन में ही, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो देख लीजिए ये और ऊपर इसके पहले जो आया है तीनों इक्वल ही है, तो यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू में कॉस बीटा इक्वल टू में कॉस गामा। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अब ना, यहाँ नीचे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।